हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ओसवाल का सैम्पल पेपर कवर करेंगे। सबसे पहला सैम्पल, उसमें ओसवाल की बुक में टोटल 10 सैम्पल्स दिए हुए हैं। उस 10 में से सबसे पहला सैम्पल ये है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है ये। ओके, सबसे पहला सैम्पल शुरू करते हैं। सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हमें मिलता है ना। ओके, सबसे पहला सवाल, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हम लोग जानते हैं पैराबोला होता है ना, यू शेप का, जो कि पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से वो पास कर रहा है। ये पॉइंट्स को प्लॉट करना तो आप सभी को आता ही होगा, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और चूंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो px है। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे px है। अगर ये पॉलिनोमियल का आप जीरोस फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप इसको इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, और x का जो भी वैल्यू आता है अल्फा और बीटा, यही दोनों हमारा क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। x का वैल्यू, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो x का वैल्यू होता है उसी को हम लोग जीरोस कहते हैं, है ना। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो लेकिन y का वैल्यू इस केस में जीरो होना चाहिए, y का वैल्यू इस केस में जीरो होना चाहिए, तो x का वैल्यू कुछ मिलना भी चाहिए, y जीरो होना चाहिए। तो ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो x एक्सिस पे जो लाई करेगा वो वैल्यू जीरोस कहलाएगा x का। तो वैसे पॉइंट्स को देखते ही हमें पता चल सकता है, क्योंकि वो पॉइंट्स जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये -6,0, y का वैल्यू जीरो है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इस पे जो इस x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसा दिखाई देता है, x का वैल्यू तो डेफिनेटली मिलेगा आप, और y का वैल्यू जीरो होता है। ये इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। जो y एक्सिस पे बैठे होते हैं वो पॉइंट्स कैसे दिखाई देते हैं, उनका x का वैल्यू जीरो होगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। आया बात समझ में। तो जीरोस कौन होता है, अगर पॉलिनोमियल, पहले सबसे पहले आप देखिए पॉलिनोमियल आपका px, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ है, x के वेरिएबल में, मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो आपका जीरोस होगा। तो ये जो -6,0 ये है x एक्सिस पे, है ना। ये यहाँ पे x का वैल्यू जीरो है और y का वैल्यू -30, मतलब ये y एक्सिस पे है, तो ये नहीं होगा। ये होगा हमारा ये 4, -20, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर y का वैल्यू जीरो होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। 6,0 यहाँ पे x, 0, मतलब ये 6,0 जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, 6,0। तो यहाँ पे 6,0 होगा और यहाँ पे -6,0 होगा। तो ये x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे -6 है और यहाँ पे x का वैल्यू 6 है। तो ये दोनों जीरोस हो जाएगा आपका। तो जीरोस ऑफ दिस px, ऑप्शन कौन सा होगा, ये नहीं, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। तो -6,6 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा। जो अगर यहाँ पे एक और बात बता देते हैं कि अगर आपका पॉलिनोमियल ऐसा होता, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, मतलब वेरिएबल y होता, तो फिर y का जो वैल्यूज हमें मिलता वो जीरोस कहलाता। बट उस केस में x का वैल्यू जीरो होना चाहिए था, मतलब जो y एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो जीरोस बनेगा। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए 2 इक्वेशंस, एक इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 3x - ky, उस 7 को अगर LHS में लेकर के आए तो ये -7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारा 6x + 10y + 3 को इस तरफ LHS में लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए
इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिलता है, तो बोलते हैं किस तरीके से मिल सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। इन दोनों ही केस में सॉल्यूशन मिल पा रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, दो इक्वेशंस होता है हमारे पास, उनको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोला जाएगा कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। आपको यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन पता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स का रेशियो, कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई का रेशियो, दैट इज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होना चाहिए, तब यूनिक सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सभी इक्वल होते हैं। बट नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, जिसका कंडीशन क्या है, जिसका कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये है कंडीशन नो सॉल्यूशन का, दैट इज इनकंसिस्टेंट का। ओके, तो हमें भी कुछ ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 मतलब ये x का कोएफिशिएंट a1, x का कोएफिशिएंट a2, b1 अपॉन b2 का मतलब y का कोएफिशिएंट ये b1 और ये b2, और ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट के लिए इक्वल होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 3 अपॉन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस के है और ये प्लस 10 है, ये प्लस 10 है, दैट इज ओनली 10। ये कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए, तो हम इक्वल कर दिए। ओके, तो जरा यहाँ से आप k का वैल्यू जरा फाइंड आउट कीजिए, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये मिलेगा 1/2, 3 2 ज़ा 6, 1/2 मिला, इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 10। तो k का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइनली हमें मिलेगा 10 अपॉन -2 दैट इज -5। तो k का वैल्यू -5 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था बस, ये कंडीशन के बेसिस पे बस कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट का मतलब ये दोनों, क्योंकि उस केस में सॉल्यूशन मिलता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे और 4th वन विल बी नॉट करेक्ट, तो वही ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यस डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे सीकेंड्स बना सकते हैं। नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन, जैसे ये अगर सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप पहले सेलेक्ट कीजिए। ये पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसके थ्रू ये सेकेंड का मतलब वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारे सेकेंड हम सब बना पा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, हम लोग इनफाइनाइट सेकेंड्स बना सकते हैं। तो ये तो करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन बी, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये सर्कल पे अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो इस सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, 2 टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अरे क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड जो है सर्कल के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है क्या, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हाँ, ये सर्कल के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है। अ कॉर्ड इज अ लाइन, कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है जो ज्वाइन करता है 2 पॉइंट्स किसका, सर्कल का, ये भी ट्रू है। तो अगर ये ऑप्शन ए बी सी अगर ये तीनों सही है तो डेफिनेटली इसको बिना पढ़े भी हम लोग टिक कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर में एक पॉइंट है, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर ये पॉइंट अंदर है तो 2 टेंजेंट क्या, एक सिंगल टेंजेंट भी नहीं बना सकते। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर।
डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आपको पहचानना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ nth टर्म ऑफ एन AP, यहाँ पे अगर AP का इस nth टर्म के बारे में बात करें तो वो nth टर्म कितना है 7n-4, और nth टर्म को an से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस nth टर्म इक्वल टू 7n-4, ओके। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस के ऑप्शंस है 7, 7n, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7n, ऑप्शन सी -4n4, ओके। ओके, तो ये और सवाल का सैंपल है, आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। ओके, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास A2 होगा और A1 होगा तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर आपके पास A5 है तो फिर आपके पास A4 भी होना चाहिए, किस लिए, D फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। चल, तो एक काम करते हैं, इस n के प्लेस पे n का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो अगर 2 ले लेंगे तो ये A2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 7n और n का मतलब 2, तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 -4 मतलब 10, ये A2 का वैल्यू हो गया। और A1 का वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए, तो इस n के प्लेस पे इस बार यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो A1 बन जाएगा 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा n के प्लेस पे, -4 -4, 7 1 7 -4 दैट इज़ 3, तो A1 का वैल्यू 3 है। तो अब हम लोग D निकाल सकते हैं। D निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा A2 - A1, और A2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 10 और A1 का वैल्यू 3, तो A2 - A1 दैट इज 10 - 3 जो कि 7 है, ऑप्शन ए 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो हमारे पास यहाँ पे कोन है, तो ये हम कोन बना लेते हैं पहले, और इसका रेडियस के बारे में बात किया गया, जो कि रेडियस यहाँ पे कुछ आने वाला है, एंड रेडियस ऑफ ए स्फेयर, अच्छा स्फेयर भी है, तो ये हम पहले स्फेयर बना लेते हैं। दोनों का रेडियस जो है ईच, दोनों का 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, रेडियस यहाँ पे भी 5 है और रेडियस यहाँ पे भी 5 है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सेम है, इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यहाँ पे सेम बोल रहा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो हमें हाइट फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है देन द हाइट ऑफ द कोन, इस कोन का हाइट कितना होगा h फाइंड करना है, ओके, h फाइंड करना है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 5 20 10 4, 5 20 10 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देखते हैं हाइट फाइंड करना है, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ से अगर हाइट फाइंड करें तो h विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 1/3 पाई आर क्यूब सबको उधर कर देते हैं, तो डिवाइड में जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें डेनोमिनेटर में 3 है, डेनोमिनेटर में 3 है, कैंसिल हो गया। नीचे में 2 आर है, वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 3 था तो 2 आर कट जाएगा, तो एक बचेगा ये वाला आर, है ना। नीचे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है ऊपर में ये 4 इंटू, यहाँ पे सिंगल आर बचा हुआ था, 4 इंटू आर मतलब 4 इंटू रेडियस, और रेडियस का वैल्यू कितना है 5 है, तो 4 5 जा 20, सो 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टैन थीटा का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है, बाकी इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग तो ये ऐसे पढ़े ही हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी जो रेस्ट हमारे पास 5 बच जाते हैं, उन सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे टैन थीटा दिया हुआ है, कितना टैन थीटा कितना दिया हुआ 5/2, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ से आप छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, और यहाँ पे थीटा कंसीडर करेंगे। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड है ये, अगर यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे दें, अगर थीटा यहाँ पे लिए एंगल सी थीटा है तो सामने वाला साइड मतलब AB परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 5 और बेस का वैल्यू कितना 2। तो हमें h फाइंड करना है, तो पाइथागोरस के हेल्प से हम लोग h फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से h का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 25 प्लस 4। तो यहाँ से h का वैल्यू 29 और इस पे आ जाएगा √29, क्योंकि ये h स्क्वायर जो है वो शिफ्ट करेगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा √29। तो h का वैल्यू कितना आया 29 आया। अब हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं, पर हमें सारा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइन और कॉस चाहिए। ओके, तो 4 साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब P/H प्लस कॉस थीटा मतलब B/H। ओके, चलिए, होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा अगेन P/H माइनस कॉस थीटा मतलब B/H। ओके, चलिए, तो इसको ज़रा पुट कीजिए वैल्यू 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा P/H, P का वैल्यू 5, H का वैल्यू √29, तो 5/√29 प्लस B/H मतलब 2/√29 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये वाला 4 इंटू P/H, 4 P/H अगेन ये वाला वैल्यू हो जाएगा 5/29 प्लस माइनस B/H, यहाँ पे ऊपर में भी B/H था तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएगा 2/√29। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, तो 29 अंडर रूट के अंदर में है तो एलसीएम भी उतना ही आएगा। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है तो एज इट इज़ ऐड करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला, नीचे में भी हमारा एलसीएम उतना ही आएगा, 5 4 जा 20 माइनस 2, 20 माइनस 2, डिनोमिनेटर कटता है अगर सेम होगा तो कितना आ गया 20 प्लस 2 22 और डिनोमिनेटर में 20 माइनस 2 दैट इज़ 18। इसको ज़रा सॉल्व करें आप, 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 से ये 11, 2 से ये 9, 11/9 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ओके, चलिए देखिए 7 इन द गिवन फिगर, इस फिगर में अ टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जा रहा है एट ए पॉइंट P, इस पॉइंट P के थ्रू, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट बनाया गया है ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे जो कि सेंटर है कहाँ पे O पे। अगर इफ एंगल TPQ, कहाँ पे एंगल TPQ, ये पूरा एंगल कितना है 110 110 है, 110 है। तो एंगल POQ बताना है, POQ ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब जहाँ से टेंजेंट गुजरता है, जिस पॉइंट से होकर के टेंजेंट गुजरता है, यहाँ पे पॉइंट P से होकर के गुजर रहा है और उसी पॉइंट P पे रेडियस भी बनाया गया है, इसका मतलब रेडियस जो है कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाया गया है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो इस पूरे 110 में अगर ये 90 इधर लेफ्ट साइड में हो गया तो ये कितना बच गया मेरे भाई, ये कितना बच गया, ये बच गया 20 डिग्री, हाँ 20। तो अब OP और OQ दोनों इक्वल है, क्यों,
क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होता है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होता है। तो अगर ये 20 तो ये भी 20 है, तो ये 20 और 20 40 हो गया। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में टोटल एंगल थी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से 20 20 40 हो गया, तो बचा कितना? 140। 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, और उसका दोनों जीरोस अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अंडर रूट 5.2 अंडर रूट 5.2, बस एक माइनस में एक प्लस में है। तो ये दोनों जीरोस कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, हमें फाइंड करना है। क्या ये चार में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस ये दोनों है? तो अगर ऐसा होता है ना कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो जीरोस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर जीरोस है हमारे पास तो हम लोग वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना होगा, है ना। फॉर्मूला, अगर अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा एंड बीटा आर गिवन टू जीरोस, जो कि ये क्या होगा, ये होगा गिवन। जिस प्रकार से यहाँ पे गिवन है, तब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको फाइंड करने का तरीका, जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा, दो जीरोस उसका सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा पता है। चलिए ठीक है। सो पी एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरोस पॉजिटिव है एक निगेटिव है, 5.2 प्लस 5.2 है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है x, फिर माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मतलब 5.2 इंटू अंडर रूट 5.2, ये हो गया। तो फाइंड आउट हो ही गया है। एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, सेम क्वांटिटी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर में जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू एक्स खत्म, ये बीच वाला टर्म गायब, जीरो बन गया। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर रूट एक्स है इंटू रूट एक्स है, रूट के अंदर सेम क्वांटिटी एक्स, रूट के अंदर सेम क्वांटिटी 5.2, इस केस में क्या होता है, ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट, तो बच गया एक्स, अंदर वाला क्वांटिटी बाहर निकल जाता है। वैसे यहाँ पे 5.2 हो जाएगा 5.2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5.2 नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है। यहाँ पे ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है, तो ये नहीं होगा, बच गया ये दोनों। तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, बट देखना पड़ेगा कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखें ज़रा, अगर यहाँ पे 1 छुपा है, 2 1 कैल्शियम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2 यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ज़रा देखिए तो हम इस 2 को 8 बना सकते हैं और इस 5 को 20 भी बना सकते हैं। कैसे? अगर क्या होगा, अगर हम ये बोले, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 5/2, अगर हम यहाँ ऊपर में 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 x स्क्वायर एंड 4 5 जा 20, नीचे में हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये कांस्टेंट है,
ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि होल डिवाइडेड में अगर कोई कांस्टेंट आता है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी आंसर सही है, तो इसको आप लोग 1/8 8x² - 20 8x² - 20 दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस 1/8 को अगर आप रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 8x² - 20 लिखते हैं, तो ये भी सही है। इससे जीरोज यही दोनों आएगा, इससे भी जीरोज यही दोनों आएगा। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। 8x² - 20 ऑप्शन बी, बुलाओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन इज गिवन, है ना। 45 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैंपल में वही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये टेबल बनाया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा, तब फिर पता चलेगा अपर लिमिट है क्या। तो आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि मीडियन क्लास ढूंढा कैसे जाता है। सबसे पहले आप देखिए, हमारा हैबिट ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल टेबल दिया रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग वर्टिकल टेबल बनाएंगे पहले, है ना। वर्टिकल टेबल बनाना है आप सभी को। ओके, तो ये आपका क्लास हो गया और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। कितने क्लासेस दिए हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 1 5 लास्ट वाला। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 5 9 15, 5 9 15 10 6 10 6। तो इसके लिए क्या है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, CF, ये ढूंढना होगा आपको, तभी आप मीडियन क्लास बता पाएंगे। तो इसका क्या तरीका है, ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे पहले कॉपी करेंगे, फिर डायगोनली ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, डायगोनली ऐड करेंगे, लिखेंगे 5 + 9 14, 14 + 15 कितना आ रहा है, 14 + 15 29, 19 + 10 सॉरी 29 + 10 39 एंड 39 + 6 कितना आ जाएगा, 45 आएगा यहाँ पे, 45। इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस बोला था क्वेश्चन में। आया बात समझ में? ओके, 45 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है सम ऑफ, दिस इज द सिग्मा, सिग्मा मीन्स, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, f फॉर फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किए तो कितना आया, सिग्मा f कितना आया, 45 आया। ऐड करेंगे तो 45 आएगा, और 45, इसका मतलब n का वैल्यू 45 है, n का वैल्यू 45 है। उसके बाद ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, n/2 कैलकुलेट करना है, n/2। तो 45/2 कितना आएगा, 45/2, 45/2 आ जाएगा आपका 22.5। अब 22.5 कहाँ पे आ रहा है, ये 14 है। तो आपको करना क्या है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में, इसमें CF में देखना ये है कि 22.5 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 22.5 से जस्ट ग्रेटर कौन है। 22.5 से जस्ट ग्रेटर ये 29 है। आया बात समझ में, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। these three cumulative frequencies are greater, but just greater होना चाहिए, है ना। 22.5 के बाद कौन है, 29 है, तो ये 29 हो गया। इसके रिस्पेक्टिव में जो क्लास है ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। और इस मीडियन क्लास में अपर लिमिट 30 है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, उसी को हम लोग n बोलते हैं। और साथ में आपको ये CF कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हमें n
टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज पता चल जाता है। तो दूसरा स्टेप n/2, n का हाफ करना है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हाफ करना है। जो भी वैल्यू आएगा उससे बड़ा, जस्ट ग्रेटर देखना है आपको कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज में। तो 22.5 से जस्ट ग्रेटर 29 है। 29 के सीधा कौन सा क्लास है ये? 20 to 30, और 20 to 30 में अपर लिमिट कौन है? 30। सो 30 इज द करेक्ट आंसर एंड बी फॉर 30, बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पे, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो O है, दो कॉर्ड्स, एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD। ये दोनों कॉर्ड पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया, AB एंड CD, AB और CD O पे इंटरसेक्ट किया इस सर्कल में। अगर BOC 80 डिग्री है, कहाँ पे BOC? BOC, ये जो BOC है वो कितना है? ये है 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ में बोल रहा है OA इक्वल्स टू OD। देख सकते हैं OA OD ये दोनों इक्वल है, मार्क भी किया हुआ है। तो बताइए कि ट्राइंगल ODA कहाँ पे है? ODA OBC, OBC ये दोनों ट्राइंगल कैसा होगा? ये इक्विलैटरल के साथ साथ सिमिलर भी होगा क्या? या फिर ऑप्शन बी आइसोसेलेस के साथ सिमिलर होगा क्या? या फिर आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर? या फिर ऑप्शन डी सिमिलर होगा ही नहीं? तो क्या होगा ये? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सिमिलर, सबसे पहले सिमिलैरिटी सोचेंगे। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में सोचेंगे। तो अगर सिमिलैरिटी के बारे में सोचे तो क्या हो सकता है? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। AA होता है हमारे पास, SAS होता है और ASA होता है ना? तो एक एक एंगल तो इक्वल हो चुका है, तो क्या और भी एंगल्स बराबर है? इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल का एंगल कोई और भी है जो इक्वल है? हाँ है। ये एंगल को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क करने वाले हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू D और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C भी है और 80-80 भी है। तो यहाँ पे आप AAA सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि कैसे ये दोनों बराबर है, तो आपको हम बता देते हैं। किसी भी सर्कल में जैसे आप क्या कीजिए, ये एक पॉइंट चुन लीजिए और ये एक पॉइंट चुन लीजिए। दो पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, और ये एंगल कौन फॉर्म किया? ये एंगल फॉर्म हुआ इस आर्क के द्वारा, AB के द्वारा। इसी सेम आर्क के द्वारा यहाँ पे अगर हम एंगल बना दें तो ये एंगल जो x और y है, ये दोनों एंगल सबटेंड हुआ है, और उसको सबटेंड कौन किया? ये वाला आर्क AB। तो यहाँ पे AB जो आर्क है ये सबटेंड कर रहा है दोनों ही एंगल। ड्यू टू दिस रीजन दीज टू एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज x एंड y। तो यहाँ पे एंगल D और एंगल B इस AC के कारण सबटेंड हो रहा है। AC ही सबटेंड किया एंगल B, AC ही सबटेंड किया एंगल D, मतलब ये दोनों बराबर होगा। और ये वर्टिकली से तो इक्वल है ही, 80-80 है ना? तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया? AA सिमिलैरिटी से, है ना? AA सिमिलैरिटी से आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ODA एंड ट्राइंगल OBC। आप देख सकते हैं ODA में लेफ्ट वाले में DO या AOD, एंगल AOD बराबर है 80, बराबर है 80 के। इसका नाम है BOC। ये दोनों ही 80 डिग्री है, गिवन है। ओके, एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। अभी हमने एक्सप्लेन किया। इसका रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, चलिए, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल हो गया सिमिलर, ODA सिमिलर हो गया। पैटर्न देखना पड़ेगा, ODA का पैटर्न क्या है? ODA
वर्टिकली से हम जिस एंगल को बराबर किए हैं उधर की ओर गए हैं, ए डी ओ डी ए इस तरफ, तो वर्टिकली से उस एंगल की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा, ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। ये हो गया सिमिलर। सिमिलर तो है, तो ये नॉट सिमिलर वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, नॉट सिमिलर का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर तो है दोनों ट्राइंगल। अब यहाँ भी सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर, देखना ये है कि इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये तो आइसोसेलेस है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो वो भी आइसोसेलेस होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी इक्विलैटरल क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल 60 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस, या इक्वेशन होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, उसका नेचर बताना है। इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या फिर नॉट रियल होगा, या फिर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या फिर रियल एंड इक्वल होगा। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग कैसे बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। तो डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बार बता दें कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो इस केस में होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो इस केस में हमारा रूट्स होता है रियल एंड इक्वल, और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो इस केस में होता है इरैशनल। कैसा, इमेजिनरी कहेंगे। तो क्या इरैशनल बोल सकते हैं क्या, नहीं, इमेजिनरी कहेंगे, इरैशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी रियल नंबर ही होता है। इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्लास, दैट इज क्लास 10th, हमें लगता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। देखते हैं, डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और c, a का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। तो d का वैल्यू यहाँ पे 5 है, दैट इज d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। नॉट रियल, रियल तो होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, डी का वैल्यू 0 तो आया नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और इरैशनल होगा नहीं, तो यहाँ पे ये होगा। डिस्टिंक्ट तो आ ही रहा है, और चूंकि यहाँ पे रियल एंड इक्वल कहने का मतलब है, रियल क्यों, तो रैशनल नंबर को भी हम लोग, रैशनल तो रियल ही होता है ना, रैशनल भी रियल ही होता है, ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरैशनल्स आर रियल। तो यहाँ पे बस इस रियल के प्लेस पे रैशनल लिख दिया, तो रैशनल एंड डिस्टिंक्ट दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमारा d का वैल्यू 5 दैट इज ग्रेटर देन 0 आया, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, दैट इज रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ क्वेश्चन नंबर 12, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो बताइए देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा क्या होगा। ओके, तो 3 tan थीटा मतलब 3 tan थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 30 लेना होगा, 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो ये अब क्या बन गया 3/√3, 3/√3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर नॉट स्फेयर, स्फेयर का आधा, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, जिसको फार्मूला पता होगा वो मार्क्स ले जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो बताना है इसका द टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके देखिएगा जरा। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको हम ये बता दें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर के लिए। किसके लिए भाई, हेमिस्फेयर, है ना। हेमिस्फेयर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr², ओके 2πr² प्लस, क्योंकि हेमिस्फेयर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ये जो है ये 2πr² हुआ, और साथ में ये इसका बेस जो कि सर्कुलर है वो भी तो πr² होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3πr², ओके। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए रेडियस, ओके रेडियस चाहिए, तो कहाँ से आएगा, ये वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम दिया हुआ 396/7, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कीजिए, क्या होता है 2/3πr³, ओके ये दिया हुआ 396/7। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है क्या, तो हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, देखिए r³ = 396/7 है, ये 20, इस पाई के प्लेस पे क्या होगा 22/7, तो ये 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 22 आएगा डिवाइड में, ये 2/3 जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 जाएगा इधर डिवाइड में, 7 गया, ये कटेगा 11 के टेबल से, 11 2 = 22, और 11 से ये 11 3 = 33 कैंसिल हो गया, तो इसके पास बचा 6, 11 6 = 66 कैंसिल हो गया। अब ये है 2 2 = 4, 4 9 = 36, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, ऊपर में बचा 3 और बचा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 = 27, ये वैल्यू है r³ का 27, इसका मतलब क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे r निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, तो 3 × 3 × 3 3 = 9 9 3 = 27 होता है, तो r का वैल्यू 3 होगा। रेडियस हमें पता चल गया, हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr², 3 × पाई का वैल्यू 22/7, और r का स्क्वायर, r का वैल्यू 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, 9 3 = 27, 27 × 22/7, अब यहाँ पे 27 को 22 से मल्टीप्लाई करना होगा, चलिए करते हैं, 22 × 27, 7 2 = 14, 4 कैरी, 7 2 = 14, 1 2 से गया 44, 4 आ जाएगा 5 4 9 4 1 5 594 और नीचे में 7, कौन सा है 594, ये ऑप्शन बी is the correct answer, 594/7, 594/7. So this is how you can solve the question. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन अ बैग, एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 24, टोटल बॉल्स 24 है, जिसमें से 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है, और बाकी के एंड द रेस्ट आर वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है ना, 11 4 15 हो गया, 11 4 ब्लू है और 11 ग्रीन है, तो टोटल 15 हो गया, बच गया। रेस्ट का बात करेंगे अगर, कितना हो गया, टोटल में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9, रेस्ट हमारा 9 है जो कि वाइट है कलर, रेस्ट आर वाइट, तो 9 हमारा यहाँ पे W फॉर वाइट, ओके। सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन बॉल, आप वहाँ पे 24 बॉल्स में से एक बैग में से एट रैंडम एक बॉल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए कि वाइट ही होगा, वाइट इन कलर, क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये एक इवेंट है, गेटिंग अ वाइट बॉल,
गेटिंग वाइट बॉल, वाइट बॉल मिल जाए इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वाइट, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टोटल बॉल्स आएगा, टोटल बॉल्स 24 और ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स जो कि फेवरेबल वाइट का बात किया जा रहा है, तो 9 हो जाएगा। तो 9/24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। अच्छा ये कैंसिल होगा 3 का टेबल से, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, तो 3/8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ब्लॉक कभी हवेली पे, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे हमें बनाना होगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमें फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस में हमें फाइंड, अच्छा एक्स एक्सिस पे नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, इस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा? जैसे पहले -4 -5 बना लेते हैं, कहाँ पे होगा? अगर ये -4 -5 यहाँ पे कुछ होगा इस तरीके से, -4 -5, इसके सबसे नियरेस्ट वो पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो कि नियरेस्ट होगा। हमें क्या करना है? हमें वो पॉइंट ढूंढना है किस पे? एक्स एक्सिस पे जो नियरेस्ट होगा। किसके नियरेस्ट? इसके नियरेस्ट। ओके, आया बात समझ में? ठीक है, तो नियरेस्ट पॉइंट मतलब कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा? एक सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो नियरेस्ट पॉइंट होगा। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो y का वैल्यू है, दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब y का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है? -5। तो यहाँ पे सॉरी x एक्सिस पे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पॉइंट जो है कितना दूर है y एक्सिस से? कितना दूर है? तो वो -4 यूनिट दूर है, दैट इज 4 यूनिट दूर है। तो -4, 0 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट इस ऑरिजिन से कितना दूर है, तो वो तो देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट कितना दूर है, क्योंकि ये दोनों तो सेम डिस्टेंस पे होगा, इसलिए आई होप ये बात सभी को समझ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 तो होना ही था ना। चलिए, तो ये नियरेस्ट पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ड्यू टू दिस रीजन दिस पॉइंट विल बी द नियरेस्ट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे मिडिल वाला वैल्यू कौन देता है? मीन, मीडियन, मोड। तो बिना ऑप्शन का भी आंसर बताया जा सकता है, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल वाला, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हमें कौन देता है? मीन नहीं, मोड नहीं, रेंज नहीं, सिर्फ मीडियन। मीडियन जो है वो बताता है कि बीच में कौन है, मिडिल वैल्यू कौन है, मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए है, चूंकि ये एक्स एक्सिस का बात किया है ना, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, जॉइन द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे 2, 3 दिया हुआ है और बी 5, 6 दिया हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है कौन? डिवाइड्स अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन है? ये एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट इस ए बी को डिवाइड किया है ना, किस रेशियो में? 1:2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, तो ये तो सेक्शन फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन है ना, हमें वो रेशियो पता है तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स निकालने के लिए क्या होता है? mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय
m प्लस n, और y निकालने के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, चलिए x निकालते हैं। यहाँ पे m/n का रेशियो 1:2 है ना। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, तो ये हमारा m और ये n। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो mx1 ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। mx2 तो ये m और ये x2 5, क्योंकि ये x1 है ये x2 है। mx2 मतलब 5 × 1, 5। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 1 है, x2 कितना है भाई 5 है, प्लस n कितना है, n है 2, x1 कितना है, x1 ये 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 + 2। ओके, y my2, m का वैल्यू मतलब 1 और y2 मतलब 6, 1 × 6 प्लस ny1, n का वैल्यू कितना 2 है, n का वैल्यू कितना है, ये 2 है, ny1 ये y1 3 है, 3 m प्लस n मतलब 1 + 2। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, 5 × 5 + 2 × 4, 2 × 4 + 5 9 अपॉन 2 + 1 3, तो ये डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में। और y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6, 6 + 6 12 अपॉन 3, 3 × 4 = 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो x, y मतलब 3, 4। तो 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? ओके, वेट अ मिनट, ये क्या ही कर दिए हम लोग। चूँकि ये जो पॉइंट है ना भाई, कभी कभी हो जाता है यार। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा दिखाई देगा? y का वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगा, जो भी होगा x का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू कितना आया 3, तो 3, 0, 3, 0। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें y निकालना ही नहीं था, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें y का वैल्यू 0 होता है। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितना होता है? टोटल प्लेइंग कार्ड्स आपने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा होगा अपने स्कूल में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है। हमें प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि हम एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो फेस कार्ड के साथ साथ रेड भी होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्स पता होना चाहिए कि जो फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड कितना होता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12, और इस फेस कार्ड 12 में 6 रेड होता है और 6 ब्लैक होता है। तो फेस कार्ड सिर्फ नहीं बोला, फेस कार्ड के साथ साथ रेड फेस कार्ड बोल दिया, तो यहाँ पे फेवरेबल में 6 आ जाएगा। सिर्फ फेस कार्ड बोलता तो हमारा फेवरेबल आउटकम 12 होता, है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 होता, बट यहाँ पे सिर्फ फेस कार्ड नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फेस कार्ड के साथ साथ रेड होना चाहिए। तो रेड वाला जो फेस कार्ड है वो तो सिर्फ 6 होता है, तो ऑब्जर्व फेवरेबल में हो जाएगा हमारा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और ई का मतलब गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, जो कि हो जाएगा। तो रेड फेस कार्ड के बारे में बात हो रहा है जो कि 6 है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में 6 हो जाएगा। टोटल कितना है 52, तो ये डिवाइड हो रहा है 2 का टेबल से, 2 3 जा 6, और ये 52 26 टाइम्स में चला जाएगा, तो 3/26 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। तो 3/26 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए।